चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। अब जो है सीपीसीटी के जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज है उनको हम डिस्कस करना यहाँ पे शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने एक जो है कम्युनिटी टैब में एक क्वेश्चन डाला था, एक पोल डाला था। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हम सीपीसीटी की तैयारी करवाने वाले हैं, आप क्या चाहते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वोट किए हैं और आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पे देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज के साथ में डिटेल यहाँ पे बोला गया है। बाकी अदर जो परसेंटेज है जैसे कि 14% डिटेल लेक्चर बोला गया है और एमसीक्यू बोला गया है 12%। यानी कि हमको किसको फॉलो करना है, एमसीक्यू प्लस डिटेल को, यानी कि सबसे ज़्यादा वोट इसी में आई है। तो अब नेक्स्ट टाइम जो डालेंगे अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप जो है फिर से तैयार रहिए वोट के लिए। अभी हम शुरू करते हैं इस पैटर्न में। तो हम शुरू कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए आप जो है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वेबसाइट पे। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ ब्लैंक दिया है और उसका आंसर आपको यहाँ पे दिया है, पर इन सभी का डिस्क्रिप्शन हो सकता है सीपीसीटी नेक्स्ट टाइम जो है ऐसा क्वेश्चन रिपीट ना करे, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बनने वाले बहुत सारे चांसेस रहते हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं और किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम देने जाएं तो वहाँ पे आपको चारों डायमेंशन क्लियर हो। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ब्लैंक लगभग 1 अरब बाइट्स होती है। तो देखिए बाइट्स क्या होती है, बाइट्स मतलब होता है मेमोरी मेजरमेंट, यानी कि जो हार्ड डिस्क होती है, जो रैम होती है, उनको मेज़र करना, उनको उनकी जो मेज़र करने वाली जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे मेमोरी मेजरमेंट यूनिट बोलेंगे। तो सबसे छोटी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 0 और 1 होती है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बिट। उसके बाद जब 0 और 1 मिल जाती है 8 बिट, ठीक है, 8 बिट बन जाती है तो ये क्या बनती है, 1 बाइट बनती है, ठीक है। अब 1 बाइट क्या हो गई, सिंपल सी बात 8 बिट मिलाकर। इससे छोटी भी एक और होती है, आप ध्यान रखिए 4 बिट, 4 बिट बराबर होती है एक निबल, एक निबल जिसे हम बोलते हैं, याद रखना इस चीज को। अब 8 बिट अगर मिल जाए कितनी, 1024, तो ये क्या बनाती है, एक एमबी बनाती है। और अगर 1024 एमबी मिल जाए तो क्या बनाती है, सॉरी यहाँ पे केबी बनेगी, पहले पहले केबी बनेगी 1024, अगर बाइट मिल जाए तो एक केबी बनती है, 1024 अगर एम केबी मिल जाए तो एक एमबी बनती है, ठीक है। और अगर 1024 एमबी मिल जाए तो क्या बनती है, एक जीबी बनती है, ठीक। तो आप ध्यान रखिए, आप कंप्यूटर में देखिए, आप जब भी हार्ड डिस्क लेके आते हो, जैसे 500 जीबी हार्ड डिस्क लाए तो उसका साइज हमेशा कम क्यों दिखता है। तो देखिए कंप्यूटर इस हिसाब से मेजर करता है और हमारी जो मेमोरी होती है वो 1000 के हिसाब से होती है, यानी कि ये 24 गायब हो जाता है। तो हम अगर मान ले यहाँ पे 1000 1000, ठीक है, ये देखिए 3 जगह हमने क्या मान ली 1000, और तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि क्या है, ये है बाइट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जब 1024 मिलाए हैं तो यहाँ पे केबी बन रही, फिर 1024 को 1024 में मल्टीप्लाई करें तो एमबी बन रही, फिर 1024 को यहाँ पे जो आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई इससे करें तो एक जीबी आ रहा है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि 1 अरब, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो ये हो गए, 3 जीरो ये हो गए और 3 जीरो लास्ट में। जब हम इसको गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 1 अरब, यानी कि 1 अरब, एक जो है मतलब ब्लैंक यहाँ पे लगभग 1 अरब बाइट्स, यहाँ पे तीनों में से हमको बताना है 1 अरब बाइट्स के बराबर इन तीनों में से क्या है। तो बिट तो होगा नहीं, बिट मतलब होता है 0 या 1, यानी कि एक सिंगल। टेराबाइट मतलब आप समझ सकते हैं जब हम जीबी को 1024 मिलाएंगे तो एक टीबी बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे पहुंचेगा नहीं, 3 जीरो और लग जाएंगे, तो यहाँ जीबी इसका राइट आंसर होगा, ये हमने निकाल कर भी देखे हैं। और बाइट हम देख सकते हैं, बाइट तो यहाँ पे सिंपल सी बात 1 अरब बाइट्स मतलब बाइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है। तो आपको आंसर समझ में आया, 1 जीबी कैसे आया आंसर, 1 जीबी आया है कि जब हम 1000 यहाँ पे मेमोरी रहती है, परंतु कंप्यूटर किस हिसाब से मैपिंग करता है, देखिए 1024 के हिसाब से। तो 1024 यहाँ हमने देखे तो ये कम दिखाता है, परंतु हमको गुणा कैसे करना है, ये जब क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है तो हमको इस हिसाब से चलना पड़ेगा। 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आया वो 1 अरब आया, और 1 अरब निकल रहा है तो क्या आ रहा है, 1 अरब निकल रहा है तो जीबी आ रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जीबी, यानी कि गीगाबाइट, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी हूँ 1024 यहाँ पे बाइट मिला है, सबसे छोटी तो मैंने बताया 01, उसके बाद 8 बिट होती है, उसके पहले भी 4 बिट होती है, 4 बिट वाले को निबल बोलते हैं, 8 बिट वाले को बाइट बोलते हैं और 01 को बिट बोलते हैं, ठीक है। अब जब 1024 मिला दिया जाए बाइट तो यहाँ पे 1 केबी बनती है, यानी किलो बाइट। 1024 केबी मिला दिया जाए तो यहाँ पे एमबी बनती है, 1024 एमबी जीबी बनती है, 1024 जीबी तो टीबी बनती है, फिर उसके बाद पीबी बनती है, ईबी यानी एक्साबाइट है,
उसके बाद आप देख सकते हैं ZB यानी जेटा बाइट है, 1 YB यानी क्योटा बाइट है, और 1 ब्रोंटो बाइट, ये आप देख सकते हैं। और सबसे हाईएस्ट जो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है ये 224, जब ब्रोंटो बाइट मिला दिया जाता है तो जियोब बाइट बनती है। ठीक है, जियोब बाइट मतलब शॉर्ट में इसको भी GB बोलेंगे, परंतु आपको पढ़ना क्या है, जियोब बाइट। तो सबसे हाईएस्ट अगर पूछा जाता है तो आपको ये आंसर बताना है। तो ये तो हुआ मेमोरी मेजरमेंट यूनिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो आपसे बनते हैं, उनमें आप किसी भी प्रकार यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन और गेम लिखने यानी कि उसको राइट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? उप्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और एक होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड। तो यहाँ पे आंसर हम देख लेते हैं, जैसे सी की अगर बात करें, सी आंसर क्यों नहीं है? सी एक प्रकार की प्रोसीजर ओरिएंटेड है। प्रोसीजर ओरिएंटेड का मतलब होता है जो हर एक चीज के लिए वहां पे फंक्शन लिखना होता है, यानी कि प्रोसीजर के हिसाब से चलना होता है, इसलिए उसको प्रोसीजर। और इसको सी को एक मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है, यानी किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले सबसे पहले आपको सी को सीखना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए सी को मदर लैंग्वेज बोला जाता है। सी तो यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड है। सैप, सैप भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब सैप क्यों नहीं हो सकता वो हम देखेंगे अभी। इसका आंसर है जावा। जावा क्यों है? जावा सिंपल सी बात है, इसका मतलब होता है इसको एप्लेट्स लिखने के लिए, जो इंटरनेट पे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं एप्लेट्स लिखने के लिए होता है। साथ ही जैसे रिमोट की अगर बात करें, टीवी की रिमोट है, उनके प्रोग्राम लिखने के लिए होता है। गेम होते हैं, गेम को लिखने के लिए भी जावा का उपयोग होता है, और ये एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओप्स है। ठीक है, तो इसलिए आंसर भी इसका जावा होगा। HTML नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि वेब पेज डिजाइन की एक लैंग्वेज है। तो वेब पेज डिजाइन लैंग्वेज है, वेब पेज को कोड लिखने के लिए, तो ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो नहीं सकती, तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हुआ? जावा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पे, तो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी खाली स्थान के महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। तो देखिए कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर में हमको जो है 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 पार्ट कौन कौन से? एक तो इनपुट देखने को मिलता है, एक मिलता है प्रोसेस, ठीक है, एक मिलता है प्रोसेस, और एक मिलता है आउटपुट। तो 3 मुख्य पार्ट देखने को मिलते हैं। इनपुट मतलब जिससे इंस्ट्रक्शन ग्रहण किए जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर जिससे इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है। प्रोसेस यानी कि सिस्टम है, ये मुख्य रूप से अंदर जो हमारा सिस्टम यूनिट रहती है, कंट्रोल CPU हम जिसे बोलते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर हम देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें आती है। तो CPU में हम देख सकते हैं, देखिए हमको CPU में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रोसेसर भी इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा, मेमोरी भी इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगी, जो CPU जो कैबिनेट होता है, ठीक है, उसमें सारी चीज देखने को मिल जाती है। और आउटपुट में हमको वो चीजें मिलती हैं जिससे हमको जो भी प्रोसेस हुआ है वो हमको प्राप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसके अंतर्गत आएगा? CPU जो कैबिनेट है उसके अंतर्गत, और मेमोरी भी किसके अंतर्गत आएगी? उसी के अंतर्गत। यानी कि इनपुट और आउटपुट के अंतर्गत आपको नहीं मिलेंगे। तो आउटपुट और इनपुट के अंतर्गत क्या मिलेगा? इनपुट के अंतर्गत आपको मिलेगा माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, इन सभी चीजों को हम देख सकते हैं। और आउटपुट के अंतर्गत वो चीजें आएगी जो हमको आउटपुट देती है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, साउंड है, प्लॉटर है, ठीक है, इसके अलावा ईयरफोन है, ये सारी चीज किसके अंतर्गत आएगी? आउटपुट। तो आउटपुट भी नहीं हो सकता, इनपुट भी नहीं हो सकता, तो हमारे लिए आंसर क्या था? सिस्टम यूनिट। और डेस्कटॉप तो हमारा कंप्लीट मिलकर बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये प्रोसेसर है, इंटेल एक कंपनी है और उसका जो वर्जन है कोर i7, इंटेल का है इसलिए कोर i7। अगर बात करें हम राइजन की, तो राइजन आने लगा, राइजन में कोर नहीं आता, वहाँ पे नंबर्स चलते हैं। ठीक है, तो ये जो है कोर i7 ये इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि इसको प्रोसेसर भी हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा आप मेमोरी की बात करें तो देखिए कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। मेमोरी हमने देखे थे अभी, मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, यहाँ 2 प्रकार की मेमोरी होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में 2 चीज़ें आती है, रैम आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक आती है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रैम में भी 2 चीज़ होती है, SRAM और DRAM, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और रोम में भी 3 चीज़ होती है, PROM, EPROM और डबल EPROM। यानी कि PROM मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक और होती है डबल EPROM यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो 3 चीज होती है प्राइमरी मेमोरी में। ये सभी सिस्टम यूनिट के ही भाग है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, देखिए यहाँ पे अस्थायी तौर पर डाटा स्टोर होता है रैम में, और यहाँ ये जो होता है बायोस प्रोग्राम रहते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करें तो यहाँ पे उन चीज़ों को रखा जाता है जो भविष्य में हमारे लिए उपयोगी है, जैसे पंचिंग डिवाइस है, मैग्नेटिक टेप, ये सब पुरानी चीज़ें होगी, फ्लॉपी डिस्क है, अभी ऑप्टिकल डिस्क यानी कि जो DVD CD वगैरह देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा चलन में हमारी जो होती है सिस्टम के अंतर्गत हार्ड डिस्क में,
और फ्लैश डिस्क भी होती है। फ्लैश डिस्क मतलब जैसे पेन ड्राइव हो गया। अभी एसएसडी ज़्यादातर हमको देखने मिल रही है, सिस्टम की जो स्पीड है वो बढ़ाने के लिए हम एसएसडी का उपयोग करते हैं, ठीक है। और वर्तमान में जो है एनवीएमई जो वर्जन है ज़्यादातर यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए सीपीयू का मैंने एक जो आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं। सबसे पहले यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस देखने को मिलेगी। इनपुट में आप देख सकते हैं जॉयस्टिक, माउस, माइक, टच पैड, यानी कि जो टच टैबलेट होता है जिससे मैं अभी लिख पा रहा हूँ। आप बारकोड रीडर देख सकते हैं, कीबोर्ड, फ्लैट बेड स्कैनर, ये सभी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इनकोडर के माध्यम से 0-1 में कन्वर्ट होता है, यानी कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से 0-1 में। इस सिस्टम का भाग है। सिस्टम में आप देख सकते हैं जो सीपीयू है, यानी कि जिसके अंतर्गत कंट्रोल यूनिट होता है, प्रोसेसर, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कैश मेमोरी होती है, यहीं पे बफर भी होता है, ये रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये हार्ड डिस्क या फिर जो अन्य डिवाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये सभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पार्ट है। जब प्रोसेस हो जाता है तो आउटपुट आता है 0-1 से हमारी लैंग्वेज में। तो यहाँ मॉनिटर हो गया, मॉनिटर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 मेथड पे यहाँ कंप्यूटर काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। यहाँ स्टोरेज होती है, जब हमको जरूरत पड़ने वाली है भविष्य में उस डाटा की, तो हम प्रोसेस के दौरान जब आउटपुट देखते हैं तो उसको यहाँ स्टोर कर लेते हैं, और फिर निकालना भी है तो यहीं से हम निकाल भी सकते हैं। उसके अलावा सीपीयू और मेन मेमोरी के मध्य कैश होती है। तो मेन मेमोरी की अपेक्षा जो कैश है वो काफ़ी अधिक काम करती है, मतलब तेज गति से, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल पे है, यानी कि ब्लॉक ट्रांसफर होते हैं यहाँ से स्लो होते हैं, और ये वर्ड ट्रांसफर करती है, इसलिए फास्ट होती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विंडोज विस्टा में स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल का मतलब होता है जब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो पर्टिकुलर चीज़ों का। जैसे मान लीजिए अगर आप इस कंप्लीट जो स्क्रीन है उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्रिंट स्क्रीन नाम से एक बटन होती है, किसमें, कीबोर्ड में, ठीक है। इसके माध्यम से आप ले सकते हैं, परंतु उससे क्या होगा, कंप्लीट एंटायर स्क्रीन आपको प्रिंट स्क्रीन में जाएगी। आप चाहते हो कि पर्टिकुलर इस चीज़ को आप कॉपी करें इतना, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक विंडोज़ में स्निपिंग टूल होती है और विंडोज़ के अंतर्गत विस्टा में भी स्निपिंग टूल होती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विंडोज़ विस्टा में स्निपिंग टूल ब्लैंक मोड में शुरू होता है, तो अल्टर मोड में, ठीक है, प्रीवियस स्निपिंग, न्यू स्निपिंग, ओल्ड। तो न्यू स्निप के मोड में ओपन होता है, क्यों, क्योंकि न्यू स्निप जो है ऑटोमेटिक ऑन होता है और यहाँ पे फेड आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे न्यू स्निप करके आया है और न्यू स्निप के कारण यहाँ धुंधला आ गया है, ठीक है। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर एरिया को इतना, तो वो यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी और अब हम उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है विंडोज़ विस्टा का कमाल। और अगर विंडोज़ की बात करें हम, कौन से, नॉर्मली हमारे जो विंडोज़ है 11 अभी वर्तमान में चल रहा है, तो विंडोज़ 11 में आपको न्यू स्नैपिंग जो है इस प्रकार तो आएगा, परंतु यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ता है, ठीक है, रेक्टेंगल में करना है, ठीक है। ये इस प्रकार के कुछ ऑप्शन होते हैं और जब यहाँ पिक्चर आ जाती है तो हम उसको सेव कर सकते हैं। ये तो बात हुई विंडोज़ की। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे पिछले एग्जाम में पूछा गया था, ब्लैंक पशुओं और वनस्पति, यानी जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, या जो पेड़ पौधे होते हैं, उन सभी जातियों के बारे में, स्पेसीज के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो कौन सी एक विकीपीडिया के अंतर्गत, विकी फाउंडेशन के अंतर्गत एक साइट है। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर क्या मिला था, विकी स्पीसीज। तो विकी स्पीसीज क्या है, विकी बुक्स क्या है, विकी न्यूज़ क्या है, विकी कोड्स क्या है, इन सभी के बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। इसका आंसर तो क्या होगा, विकी स्पीसीज। अब ये है क्या, तो देखिए यहाँ पे आपको विकी स्पीसीज की बात करें तो यहाँ पे ये दिख रही है आपको, ये लोगो आपको दिख रहा है यहाँ पे विकी स्पीसीज का, ठीक है। तो देखिए टाइप क्या है साइट का, स्पीसीज की डायरेक्टरी यहाँ देखने को मिलेगी, यानी कि जो जानवर है, वनस्पति, उन सभी की जानकारी यहाँ मिलेगी। इसका ओनर कौन है, विकीमीडिया फाउंडेशन के द्वारा इसको जो है क्रिएट किया गया है। हालांकि क्रिएट किसने किया है, देखिए बेनेडिक्ट मेंडी, जो कि इन्होंने 2004 में प्रपोज किया था ये प्रोजेक्ट को, जिमी बेल्स, ठीक है, और इसके साथ में जो है विकीमीडिया कम्युनिटी, इन तीनों के द्वारा जो है इसको यहाँ पे 2004 में लॉन्च किया गया, ठीक है। वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, कमर्शियल नहीं है ये, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसका ऑप्शनल है और लॉन्च किया गया था 2004 में। तो ये जो है स्पीसीज की जानकारी रखने वाली एक डायरेक्टरी है, ठीक है। इसके अलावा विकी बुक्स पूछा गया था, ओपन बुक्स फॉर एन ओपन वर्ल्ड, ये इसका जो है, देखिए यहाँ पे इसका कोट है, जो इसकी कोट लाइन है, मतलब जो टैग लाइन बोल सकते हैं। ये विकी बुक से जो है टेक्स्ट बुक्स की एक विकी है, और यहाँ पे देखिए मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है, लगभग 76 यहाँ पे एक्टिव है। विकीमीडिया फाउंडेशन इसका ऑनर है और इसको बनाने वाले का नाम है यूजर कार्ल बिक्स और विकीमीडिया कम्युनिटी। वेबसाइट आप देख सकते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल है, 2004 में इसको क्रिएट किया गया था और अभी करंट में जो है एक्टिव है, 18 साल हो चुके हैं। एक था विकी न्यूज़ भी हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसकी टैगलाइन आप देख लीजिए, और ये इसमें न्यूज़ की विकी यहाँ देखने को मिलती है, मल्टीपल लैंग्वेज में यहाँ देखने को मिलता है, ये
लगभग 29 यहाँ लैंग्वेज देखने को मिलती है। हेडक्वार्टर मियामी फ्लोरिडा के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर है। विकीमीडिया फाउंडेशन इसका ऑनर है और यहाँ क्रिएट किया गया था विकीमीडिया कम्युनिटी के द्वारा, ओनली विकीमीडिया कम्युनिटी के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है। और यहाँ इसको लॉन्च किया गया था 2004 में, ठीक। और यहाँ विकी कोड्स की अगर बात करें तो कोटेशन रिपोजिटरी एक प्रकार से ये है और मल्टी लैंग्वेज में ये भी अवेलेबल है, मतलब 67 लैंग्वेज यहाँ देखने को मिलता है। विकीमीडिया फाउंडेशन इसका ओनर है और क्रिएट किया गया था डेनियल एल्स्टन, ब्रियन वाइवर एंड विकीमीडिया कम्युनिटी के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था और 2003 में ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। अभी वर्तमान में एक्टिव है। तो ये तो बात हुई हमारी जो है, हमने चारों चीज़ों के बारे में देख लिया। अगर इससे अगर क्वेश्चन नहीं बनता नेक्स्ट टाइम तो इनसे बन सकता है, तो इनको भी हमने यहाँ पे देख लिया है। चलिए आगे चलते हैं। टेम्परेरी फाइल को सेव करने के लिए, सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर तो ये है, पर एक फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन होता क्या है, इनको क्या बोला जाता है? एक्सटेंशन बोला जाता है। अब जब भी मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, ठीक है, इसका नाम होता है, ठीक है, और प्लस इसका सरनेम होता है। तो हम जैसे दो व्यक्ति एक ही नाम के हो गए तो हम किससे पहचानेंगे? सरनेम से। इसी प्रकार अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में हम अलग अलग एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं और सब में हम जो है एक फाइल बनाते हैं। मान लीजिए एक फाइल बनाया हमने SSW के नाम से, किसमें? हमने बनाया है वर्ड में। और उसके अलावा हम बना लेते हैं एक्सेल में जाते हैं और एक्सेल में भी हम क्या बना लेते हैं? SSW के नाम से एक फाइल बना लेते हैं। हम पावर पॉइंट में जाते हैं, पावर पॉइंट में भी SSW के नाम से एक फाइल बना लेते हैं। अब कंप्यूटर में तीनों फाइल सेव है पर तीनों एक ही नाम से है, ये भी SSW के नाम से, एक्सेल भी SSW के नाम से और पावर पॉइंट भी SSW। अब इनकी पहचान कैसे होगी? इनकी पहचान के लिए एक फाइल फॉर्मेट होता है जिसे हम बोलेंगे एक्सटेंशन। तो वर्ड का क्या होता है? वर्ड का होता है .docx, पहले होता था doc, अब होता है docx। एक्सेल का होता है xlsx और पावर पॉइंट का होता है pptx, ठीक है, pptx इसका होता है। इसके अलावा एक्सेस की अगर बात करें तो एक्सेस अभी वर्तमान में जो होता है ACCDB, यानी कि एक्सेस का जो फाइल फॉर्मेट होता है। इसके अलावा टेम्परेरी फाइल की अगर बात करें तो .tmp होता है। किसी इमेज की बात करें तो JPG होता है, JPEG, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके अलावा GIF भी होता है। तो ये सारे जो है एक्सटेंशन होते हैं यहाँ पे, किसके? मतलब फाइल फॉर्मेट हम जिसे बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? .tmp। इसके अलावा डॉक्यूमेंट का अगर बात करें तो DOC होता है, उसमें एडवांस वर्जन तो X लग जाता है। फाइल का जो पिक्चर फाइल है JPG होता है। अगर जो हम पढ़ने वाली जो फाइल है PDF जिसे हम बोलते हैं, उसका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। नोटपैड का ये वर्डपैड का है, वर्डपैड का क्या होता है? RTF होता है। GIF भी पिक्चर का है। TXT यानी कि नोटपैड का होता है और BMP या फिर PNG जो होता है वो पेन ब्रश का होता है। तो ये सभी फाइल फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है TMP के साथ में, यानी कि टेम्परेरी फाइल के साथ साथ मैंने जो अदर बताए हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा MS वर्ड 2016 में स्टाइल्स कमांड ग्रुप किस मेनू टैब के तहत उपलब्ध है? तो इसके लिए तो हमको MS वर्ड की पूरी जानकारी होना चाहिए। तो पूछा क्या गया है? स्टाइल्स कमांड ग्रुप। तो स्टाइल्स कमांड ग्रुप हम उपयोग कर लेते हैं वर्ड। तो वर्ड हमारे पास में यहाँ पे देखिए, ये मैंने वर्ड ओपन करके रखा हूँ। अगर आपको यहाँ पे जो ब्लैक है वो उसमें समझ में नहीं आता तो मैं उसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ब्लैक की जगह हम क्या कर लेते हैं? ग्रे कर लेते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास में, मैं स्क्रीन समझाता हूँ आपको। तो देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है। यहाँ टाइटल दिख रहा है, टाइटल में आपको डॉक्यूमेंट का नाम, जो डॉक्यूमेंट का नाम है यानी कि सेव करने के पहले डॉक्यूमेंट बन दिया जाता है। जब हम सेव कर देते हैं तो यहाँ नाम आ जाता है। फिर आता है एप्लीकेशन का नाम जिसमें हम काम कर रहे हैं, यानी कि MS वर्ड। उसके बाद अकाउंट का नाम आता है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं जो ऑटो हाइड है, ये जो है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन देखने को मिलता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। उसके जस्ट नीचे आपको टैब दिखता है, ठीक है। उसके अलावा आपको रिबन दिखती है, नीचे आपको ग्रुप दिखते हैं, देखिए क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इसके अलावा स्टाइल्स और एडिटिंग। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ स्टाइल्स जो है, स्टाइल किस टैब के अंतर्गत है? होम। तो वही यहाँ पर देखा गया था। आंसर क्या है? स्टाइल्स जो है किस टैब के अंतर्गत? तो होम के अंतर्गत है, तो आंसर हो गया। पर यदि हमसे पूछ लिया जाता है कि और कोई ऑप्शन, जैसे मान लीजिए फॉन्ट किस में है तो आपको बताना होम में, क्लिपबोर्ड किस में है? होम में। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पैराग्राफ होम में है, एडिटिंग भी होम में। इसके अलावा इंसर्ट में अगर पूछ लिया जाए कि इंसर्ट के अंतर्गत इनमें से कौन सा ग्रुप नहीं है, तो आप इन सभी ग्रुप को एक बार ध्यान से देख लीजिए। ड्रॉ में आप ड्रॉ तो रहता नहीं, वैसे डिज़ाइन रहता है, डिज़ाइन में पेज बैकग्राउंड रहता है, लेआउट रहता है, रिव्यू, व्यू, इन सभी में आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक और क्वेश्चन क्या बनता है
कि जैसे यहाँ पूछ लिया जाता है कोई ऑप्शन देकर, जैसे मान लीजिए यहाँ फाइंड और रिप्लेस और गो टू जो है इनको पूछ लिया गया है। फाइंड जो होता है किस ग्रुप के अंतर्गत है, तो फाइंड जो है एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आता है, और किस टैब के अंतर्गत आता है, तो होम टैब के अंतर्गत आता है। तो चारों डायमेंशन से आप क्वेश्चन यहाँ पे हल करने की कोशिश करें। तो देखिए लेआउट के अंतर्गत जो टैब है वो ग्रुप है, वो देख सकते हैं आप। रेफरेंस के अंतर्गत व्यू, इसके अंतर्गत तो हमने सारे ग्रुप यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक, आगे देखते हैं एमएस पावर पॉइंट में कमांड को रद्द करने और डायलॉग बॉक्स को बंद करने। जैसे मान लीजिए Ctrl+O, हमने Ctrl+O के साथ में एक ओपन का डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो गया है, तो हम उसको अगर कीबोर्ड के माध्यम से बंद करना था, हमको कौन सी की का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पे आपको की दी है एक की जिसका नाम है ESC, जिसे हम बोलते हैं एस्केप। ठीक है, एस्केप की उसे बोलते हैं, और ये सबसे टॉप पे होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये मैंने एक जो है स्टार्ट बटन ओपन किया, और अगर हम स्केप बटन दबाते हैं तो वो चला जाता है। मतलब कोई भी कमांड को हम वापस करने के लिए स्केप बटन दबाएंगे, या फिर डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए भी स्केप बटन दबाएंगे। इसके अलावा बाकी की जो कीबोर्ड की जानकारी मैं धीरे धीरे आपको दे दूंगा। ये फंक्शन कीज होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से F1 से लेकर F12 तक किसी विशेष कार्य को करने के लिए यहाँ पर फंक्शन की का इंडिकेटर लाइट होते हैं, न्यूमेरिक कीपैड होती है। ये देखिए कर्सर मूवमेंट की, एरो कीज जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा और कर्सर मूवमेंट की होती है, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल, पुश, ब्रेक होती है। अल्फा न्यूमेरिक की आप देख सकते हैं, एंटर, यहाँ पे बैक स्पेस देख सकते हैं, शिफ्ट की है, साथ में कंट्रोल है, ऑप्शन बटन है, अल्टर है, स्पेस है, और इधर भी आप देख सकते हैं विंडो बटन देखने को मिल रही है, कैप्स लॉक, टैब की। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमको कीबोर्ड में देखने को मिलती है, इनके काम भी हम एक एक करके बाद में देख लेंगे। अभी आप देखिए, अच्छा एंड की से क्या होता है, एंड की लाइन के एंड में जाने का काम करती है, और कंट्रोल के साथ दबाए पैराग्राफ के एंड में जाने का काम करती है। ठीक है, पैराग्राफ पेज के एंड में। ठीक, और इसके अलावा हम देखें क्लोज, मतलब क्लोज तो यहाँ की होती नहीं, बैक स्पेस से एक एक अक्षर यहाँ पे हटते हैं। जैसे हमने एक लाइन टाइप करे, ऐसे वापस आने के लिए एक एक अक्षर यहाँ पे हटाती है बैक स्पेस की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस स्थिति में किसी उपयोगकर्ता खाते के चल रहे अनुप्रयोग क्रियात्मक रहते हैं। तो जैसे शटडाउन अगर करें तो कंप्यूटर तो टोटली बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब विंडोज 11 10 की बात करें तो यहाँ आपको स्विच यूजर, साइन आउट, स्लीप, शटडाउन, रीस्टार्ट, इतने प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर शटडाउन की बात करें तो टोटली कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा, यानी कि जो भी टास्क हो रहे थे वो सब बंद हो जाएगा। रीस्टार्ट से भी सारे टास्क बंद हो जाएंगे, कंप्यूटर फिर से चालू हो जाएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा, यहाँ से चालू हो जाएगा। लॉग ऑफ यानी कि साइन आउट से भी जो है यूजर से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि पूरे टास्क बंद हो जाएंगे। पर स्विच, यूजर स्विच करने पे जो भी चीज़ें हमारी है एक्टिव है एप्लीकेशन, वो यहाँ पर रनिंग मोड में रहेंगी, यानी कि बंद होंगे क्या, बिल्कुल नहीं होंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। मतलब आंसर क्या होगा, यूजर स्विच करने पर, यानी कि स्विच यूजर करने पर जो भी टास्क है वो यहाँ पे एक्टिव मोड में रहते हैं। बस आर्किटेक्चर यहाँ पे पूछा गया है, ISA का मतलब क्या होता है। बस आर्किटेक्चर मतलब जो मदरबोर्ड होता है, जो मेन बोर्ड होता है किसका, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, कैबिनेट के अंतर्गत मेन बोर्ड, जिससे सारी चीज़ें यहाँ कनेक्ट होती हैं, मेमोरी, CPU और जो अन्य चीज़ें हैं, कीबोर्ड, माउस, सारी चीज़ें इससे कनेक्ट होती है, डिस्प्ले वगैरह। ठीक, तो उसके अंतर्गत ISA का क्या अर्थ है। तो ISA क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर होता है। अभी होता क्या है ये हम देख लेते हैं। देखिए मदरबोर्ड में ISA स्लॉट कहाँ होता है, आप देख सकते हैं, ये ISA स्लॉट आपको दिख रहा है, यहाँ बैटरी दिख रहा है, यहाँ प्रोसेसर दिख रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद ये पोर्ट दिख रहा है, पीछे BGA है, नेटवर्क है। ठीक, इसके अलावा प्रिंटर के सारे पोर्ट आपको नजर आ रहा है। रैम का स्लॉट आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा ये आप देखें तो ये PCI स्लॉट होता है। तो ये मदरबोर्ड की कुछ बेसिक चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो आर्किटेक्चर है ISA, जो इसको IBM के द्वारा, देखिए मतलब IBM के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और मार्क डीन के द्वारा इसको हेडेड किया गया था। ISA वाज ओरिजिनली 8 बिट कंप्यूटर, पर बाद में इसको क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया 1984 में 16 बिट बस के द्वारा इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और यहाँ देखिए जो है बस वाज ओरिजिनली रिलीज यहाँ पे 1984 में रिलीज किया गया था, और इट वाज अ प्रोप्राइटरी बस है, और which allow only IBM to create peripherals and actual interface, यानी कि जो IBM है उसके लिए बस अलाउ करता है। ये आपको ध्यान में रखना, और याद रखना 1984 में 16 बिट इसको कर दिया गया, पहले 8 बिट था। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में UDP का क्या अर्थ है। UDP मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है, पर यहाँ यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, यूजर डेटाग्राम ये तो सब है, मतलब यहाँ कोई काम के नहीं हमारे, तो इसको हम समझ लेते हैं UDP का। तो UDP मतलब क्या होता है, UDP मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। और ये फैसिलिटी क्या देता है, एक्सचेंज, मैसेज को एक्सचेंज करने की फैसिलिटी देता है,
कंप्यूटर डिवाइस के मध्य, ठीक है, कंप्यूटर डिवाइस और नेटवर्क के अंतर्गत, यानी कि एक कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर है, 3 कंप्यूटर, ये सभी जुड़े हैं एक दूसरे के नेटवर्क से, ठीक, एक दूसरे से आपस में नेटवर्क से जुड़े, तो इन सभी कंप्यूटर में मैसेज को एक्सचेंज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला काम करता है यूडीपी, ठीक है, नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर में। और ये टीसीपी जो रहता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। यानी कि आईपी मतलब एक पीसी को एड्रेस देगा, टीसीपी मतलब इंटरनेट को चलाने का काम करता है, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। तो टीसीपी जैसे ही यूडीपी यहाँ पे काम करता है, ठीक है, यूडीपी टीसीपी का अल्टरनेट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार आप देखिए डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्लाइंट हो गया, एक सर्वर हो गया। यहाँ से क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट भेजा मैसेज की, ठीक है, मतलब यहाँ पे, और सर्वर पास, सर्वर ने इसको मतलब जो है रिस्पॉन्स करने के लिए देखा, मतलब जो भी चीज़ है वो देखा यहाँ पर और रिस्पॉन्स कर दिया। रिस्पॉन्स करने के बाद क्लाइंट, तो इन दोनों के मध्य एक्सचेंज हो रहा है ना, तो काम कौन कर रहा है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल काम कर रहा है। एक वितरित, यानी कि यहाँ ब्लैंक है, एक वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है जिसे कम्युनिटी हार्डवेयर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया। तो इसका मतलब होता है हैडूप। हैडूप जो है, हैडूप एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है क्या, देख लेते हैं। गूगल, याहू, ये ग्लास्टर, ये सब तो आपको पता है, ये तो सिस्टम नहीं है। तो गूगल सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, वेबसाइट है, ठीक है। हैडूप की अगर बात करें तो आप लोगो देख सकते हैं, और ये फाइल सिस्टम ये देखिए ओरिजिनली डेवलप किसके लिए किया गया था, कमोडिटी हार्डवेयर, रन कमोडिटी हार्डवेयर के लिए किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, वह चार्ट क्या कहलाता है जिसमें एक श्रृंखला में आंकड़ों के बिंदुओं को ऊर्ध्व यानी कि सीधे, और एक है क्षैतिज यानी कि आड़ रेखाओं द्वारा मिलाते हुए सीढ़ी जो है प्रसार निर्मित करती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप चार्ट। आप देख सकते हैं, देखिए स्टेप मतलब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल में एक कुछ संख्या दी है, मतलब डेट वगैरह, और यहाँ पे कुछ आंकड़े, तो दोनों को मिलाते हुए क्या बन रही है, एक सीढ़ी बन रही है, तो इसको बोलेंगे स्टेप चार्ट। कुछ होते हैं सरफेस, रडार, बार चार्ट, तो आप देख सकते हैं सरफेस, रडार, बार चार्ट। आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं, हम यहाँ देखिए एक्सेल ओपन करते हैं, आपको चार्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन में बाद में दूंगा। यहाँ देखिए इंसर्ट में अगर जाएंगे तो आपको चार्ट मिलेंगे, ठीक है, और चार्ट यहाँ पे जाओगे तो यहाँ मैं कुछ डाटा डिजाइन कर लेता हूँ पहले। जब इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए आल चार्ट में देखेंगे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, तो कौन कौन से, देखिए रडार चार्ट कैसा होता है वो आप देख सकते हैं, सरफेस, स्टॉक, मैप, XY, एरिया, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, इन सभी को आप जाकर देख सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। चलिए हम वापस चलते हैं। एक नेक्स्ट चार्ट और है, अगर बहुत सारी श्रेणियां रेंज हो या जो वैल्यू हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए मार्करों के बिना लाइन चार्ट का। अब पाई चार्ट क्या होता है, मार्करों के साथ लाइन चार्ट, और डोनट चार्ट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए लाइन, यहाँ पे देखिए मार्कर के बगैर लाइन चार्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्क नहीं है, और यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा है, तो यानी कि मार्कर के साथ लाइन चार्ट है। उसके अलावा आपको पाई चार्ट देखने को मिल रहा है, और ये मिल रहा है डोनट चार्ट, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिल गई। एक क्वेश्चन और है, कौन सा वाक्यांश जो है मतलब इन चारों में से सबसे अच्छा जो है वर्णन या डिस्क्रिप्शन करता है कि लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा सोशल नेटवर्किंग साइट होती क्या है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट क्या होती है, एक वर्चुअल कम्युनिकेशन होता है जो कि यूज़र जो है कैसे क्रिएट करता है, एक इंडिविजुअल पब्लिक प्रोफाइल हो सकती है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, रियल लाइफ फ्रेंड्स से बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए, मतलब वर्चुअल लेवल पर। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए बे अन्य लोगों से बातचीत करते, ये तो सही है। बे जो है लेख और अन्य सामग्री को ब्राउज करते, ये गलत है। वे HTML का प्रयोग करके पेजेस की कोडिंग करते, ये भी गलत है। वे प्लगइन के लिए कोड लिखते, ये भी गलत है। तो ये तीनों गलत है। यहाँ पे आंसर हमारा ये था। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में, जैसे फेसबुक है, 2004 में इसको बनाया गया था मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, और इंस्टाग्राम पे जो व्हाट्सअप है इसको भी इनने हायर कर लिया, यानी कि, और अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं इसका कुछ लोगो चेंज हुआ और इसको बोला जाता है मेटा के नाम से, ठीक है। अच्छा, आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और अच्छा इनका हेडक्वार्टर आप बताइए, थोड़ा काम आप भी करिए। फेसबुक का हेडक्वार्टर आपको बताना है, इन सभी का, और इन सभी को किसने क्रिएट किया है, इसके जो CEO है वो कौन है, कब बनाया गया था वो तो मैं बता देता हूँ। इंस्टाग्राम को 2010 में बनाया गया था, व्हाट्सअप को 2010 में, ट्विटर को 2006 में, लिंक्डइन को जो है 2003 में बनाया गया था, यूट्यूब को 2005 में। यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है, ठीक है, गूगल के अंतर्गत ये चलता है। पिंटरेस्ट को जो है यहाँ पे देख सकते हैं हम 2010 में, थम्बलर को यहाँ पे 2007 में, और फ्लिकर को 2005 में बनाया गया था। तो ये आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, ये इसके आपको हेडक्वार्टर यानी इनका मुख्यालय
और इनके फाउंडर कौन कौन है वो आपको बताना है। यहाँ देख सकते हैं, देखिए आप मित्र के साथ तत्काल रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए क्या उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो ड्राईनेट तो आप उपयोग नहीं करेंगे, यूजनेट भी नहीं करेंगे, ईमेल भी नहीं करेंगे, ईमेल से बहुत दिन में पोस्ट टाइप जाता है। इंस्टेंट मैसेजिंग यहाँ उपयोग करेंगे। तो ड्राईनेट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ड्राईनेट जो है सेल्फ फंडेड नेटवर्क है जो कंपनी मतलब इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ यहाँ पे। यूजनेट क्या होता है, यूजनेट इज अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कशन सिस्टम अवेलेबल ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर डिस्कशन के लिए अवेलेबल होता है ये। और ये जो है जनरल पर्पस यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी डायल अप नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए डिजाइन किया गया था। ये भी आंसर नहीं था हमारा। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे हम बोलते हैं, जो कि मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये भी बहुत लेट काम करता है। पर इंस्टेंट मैसेजिंग जिसे हम IM बोलते हैं, तो ये जो है ऑनलाइन चैटिंग का माध्यम है जो कि रियल टाइम टेक्स्ट को जो है ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिलता है इंटरनेट पर, ठीक है। और अन्य कंप्यूटर पर जो है इंस्टेंट मैसेज यानी कि रियल टाइम मैसेज प्रोवाइड करने का या एक्सचेंज करने का काम करता है इंस्टेंट मैसेज। तो ये तो बात हो गई इंस्टेंट मैसेज की। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको अच्छे लगे तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं इसी प्रकार से आगे लेकर चलूँ, ठीक है। आप अपनी कमेंट किया करो, लाइक कर दिया करो, दूसरों तक शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रयास कर सकूँ। तो आपके कमेंट, आपका जो शेयर करने का जो भी स्पीड है और जो लाइक करने का है, वही मुझे बताएगा कि आगे मुझे वीडियो बनाना है नहीं बनाना। अगर मुझे लगता है कि व्यू कम आ रहा है तो मैं वीडियो आगे नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, आपके अनुसार मेरे को चलना है। तो आप कैसे मुझे चलाना चाहते हो, मेरा रिमोट कंट्रोल आपके पास में है। तो चलिए, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इसी प्रकार आगे जारी रखेंगे, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको मुझे बताना है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है नहीं आ रही है।